तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में दोस्तों मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, आज अपन एक ऐसा शानदार टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों, जो आपके इस प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों, इस महाभारत के अंतर्गत दोस्तों, वहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंतर्गत। ध्यान देना दोस्तों, यदि आप किताबें पढ़ते हैं, कोई भी किताब जाकर के पढ़ लेना, लेकिन दोस्तों यह जो आपका टॉपिक है उन किताबों के अंतर्गत आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ टॉपिक आपको यही मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करना। क्या बात है दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों देखिए, आपका जो टॉपिक है दोस्तों, अपन सबसे पहले इतिहास को प्रारंभ करने के समय देखते हैं दोस्तों भारत का इतिहास। कई बार आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों और सुना भी होगा कि जब हम भारत का इतिहास देखते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा हमें चिंतित करता रहता है, वो प्रश्न है दोस्तों आपका कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, या भारत का नामकरण दोस्तों कैसे पड़ा। इस टॉपिक पर दोस्तों आज अपन ये पूरी क्लास रखे हैं और इसी के अंतर्गत दोस्तों इस टॉपिक पर इस पूरी क्लास में चर्चा की जाएगी। यदि दोस्तों आपके कोई समस्या है तो दोस्तों आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अरे जैसे आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर भी लाद लो, आप राजस्थान का नामकरण जरूर देखते हैं। इसी प्रकार हमें भारत का इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ध्यान देना दोस्तों कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश को कई नामों से इतिहास के अंतर्गत जाना गया है। दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों कि एक बार आप सभी से क्लास को इतना ज्यादा शेयर करो और लाइक करो दोस्तों कि भारत के प्रत्येक स्टूडेंट तक आपकी यह देव क्लासेस बूंदी की क्लास दोस्तों पहुंच सके और वो इस क्लास का लाभ ले सके। दोस्तों कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही दोस्तों संसार को बदलता है। जिसने रातों से, ध्यान देना दोस्तों कि जिसने रातों से जंग जीती है वही दोस्तों सूर्य बन करके निकलता है। क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छी पंक्ति है आप सभी के लिए। दोस्तों एक बार दोबारा अपन देखते हैं कि दोस्तों राह संघर्ष की जो चलता है वो ही दोस्तों संसार को बदलता है, और जिसने दोस्तों रातों से जंग जीती है वही दोस्तों सूर्य बन करके निकलता है। मजा आया ना? देखिए अब इसी मजे के साथ में दोस्तों अपन क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना जो टॉपिक है दोस्तों आपका वही है कि भारत का नामकरण क्या है दोस्तों। अरे आपका टॉपिक है कि भारत का नामकरण। अरे हमारे देश जो हिंदुस्तान है, अरे जो हमारा देश आर्यावर्त है, हमारा देश जो जम्बू द्वीप है दोस्तों, जो ब्रह्म ऋषि देश है, अरे कई नामों से प्राचीन काल में दोस्तों इस हिंदुस्तान को पुकारा जाता था। आज उन्हें नामों के बारे में दोस्तों पर एक विस्तार से इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपन अपने टॉपिक और सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों अपन चलते हैं।
देखिए दोस्तों, चलते हैं एक बार इधर देखना कि ये प्राचीन काल में, ध्यान देना, अपन आजादी के बाद का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, आजादी के पहले का इतिहास दोस्तों अपन इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। एक बार देखना दोस्तों कि अपन जैसे चर्चा करते हैं कि प्राचीन काल में, ध्यान देना कि प्राचीन काल में यह स्थिति थी हमारे देश की दोस्तों, भौगोलिक स्थिति कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश में जब महाभारत काल या रामायण काल या फिर दोस्तों आपका जो वैदिक काल था, उस काल के अंतर्गत दोस्तों हमारे देश की जो वास्तविक स्थिति थी भौगोलिक, वो यह थी। अरे इसके अंतर्गत दोस्तों आपका जो ये अफगानिस्तान का पार्ट है, कौन सा, ये जो दोस्तों आपका पाकिस्तान, और इधर दोस्तों आपका जो ये पड़ता है अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान। ये सभी दोस्तों प्राचीन काल में हमारे देश के अंतर्गत शामिल थे। यहाँ दोस्तों आपका नेपाल और भूटान आता है, ये दोनों देश भी हमारे देश के अंतर्गत ही शामिल थे प्राचीन काल के अंतर्गत। यहाँ दोस्तों आपका बांग्लादेश है या आपका पूर्वी पाकिस्तान है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा देश है, म्यांमार, कौन सा है, म्यांमार। यह दोस्तों कुछ प्राचीन काल की हमारे देश की स्थिति थी। अपन इसी चीज के ऊपर आधारित होकर के दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ। ध्यान देना, भारत का नामकरण, क्या नाम है दोस्तों टॉपिक का, भारत का नामकरण। ध्यान देना लाडला, जब आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, अगर दोस्तों आप सभी का जन्म या कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो दोस्तों हमारे जो शास्त्र है, वैदिक है, वेद है या ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है, सभी ग्रंथों में दोस्तों इस मनुष्य के जन्म लेने के बाद उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, नामकरण संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम हमारे देश का नामकरण संस्कार करते हैं कि हमारे देश इंडिया या हिंदुस्तान का नामकरण कैसे हुआ है। तो दोस्तों देखिए कि हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ, या भारत कैसे पड़ा, या इसको हिंदुस्तान कैसे कहा जाता है, या दोस्तों इसको फिर अपन चर्चा करते हैं कि इंडिया कैसे कहा जाता है। एक बार देखना दोस्तों, ध्यान देना कि भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत दोस्तों अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए कि ये दोस्तों आपका कौन सा है, हिमालय पर्वतमाला, यही है ना, कौन सा, हिमालय पर्वतमाला। और उसके बाद में दोस्तों आपका यह जो नीचे वाली स्थिति है, हिंद महासागर है, कौन सा है, हिंद महासागर। भारत की जो भौगोलिक स्थिति बताई गई है दोस्तों कि हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो क्षेत्र स्थित है, वही दोस्तों भारत या हिंदुस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है लाडला, अरे ग्रंथों के अंतर्गत कहा गया है कि उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है, और दोस्तों हिंद महासागर के उत्तर में जो क्षेत्र है या जो भूमि अवस्थित है, उसे क्या नाम दिया गया है, अरे हिंदुस्तान या भारत कहा जाता है। समझ में आ गया ना कि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति क्या है कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में जो क्षेत्र है, और हिंद महासागर के उत्तर में जो आपका क्षेत्र है या भूमि है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हिंदुस्तान कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए
बहुत आनंद आएगा दोस्तों। एक बार थोड़ा ध्यान से इसे देखने का प्रयास करना। अरे इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा नहीं कि अपन वास्तव में इतिहास पढ़ रहे हैं। अरे ऐसा लगेगा कि अपन जैसे किसी का नामकरण संस्कार के अंतर्गत दोस्तों आनंद ले रहे हैं। तो वही बात है, यहां भी अपन भारत का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना। इस महाभारत के इस प्रतियोगिता के महाभारत में दोस्तों किसी भी एग्जाम में आपका सिलेबस के अंतर्गत यह टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर टपकता है। लाड लो, ध्यान जरूर देना, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि संविधान में भारत का क्या नाम लिखा गया है। एग्जाम में आया है लाडलो कि संविधान के अंतर्गत हमारे देश का क्या नाम है। अरे उसमें कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया। समझ में आया क्या? है ना कुछ दम वाली बात। देखिए, चर्चा करते हैं दोस्तों भारत का नामकरण। ध्यान देना कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में जो आपकी भूमि स्थित है दोस्तों, वह क्या कहलाती है? अखंड भारत या भारत कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? भारत। या फिर दोस्तों आपका आर्यावर्त, या दोस्तों आपका इंडिया। हो गई ना बात? समझ में आया क्या दोस्तों? देखिए, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना दोस्तों। कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो ज्योग्राफी में आता है, जो भौगोलिक परिस्थिति है भारत की, जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंतर्गत। देखते हैं दोस्तों कि कई बार हमारे देश का उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, यानी कि भूगोलविदों के द्वारा इस संसार में भारत एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब क्यों दी गई है दोस्तों उपमहाद्वीप की संज्ञा? अरे ध्यान देना कि हमारा देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण के अंतर्गत स्थित है। दक्षिण एशिया महाद्वीप में हमारा देश स्थित है, लेकिन दोस्तों इस एशिया महाद्वीप की जो रहन सहन है, जो संस्कृति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो भाषा है दोस्तों, जो क्षेत्रीय स्थिति है, उन सभी को दोस्तों यह हिमालय पर्वतमाला हमारे देश को दोस्तों एशिया के सभी देशों से अलग कर देता है। क्या कर देता है? एशिया महाद्वीप के सभी देशों से हमारे देश को सभी परिस्थितियों में अलग करने वाला जो मुख्य कारण है, जो मेन दीवार है, वो दोस्तों आपकी कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। इसी कारण दोस्तों इस हमारे देश को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप की संज्ञा इस भूगोल के अंतर्गत दी गई है। समझ में आया कुछ? देखिए लाडलो, ध्यान देना दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर के जब देश आजाद हुआ, ध्यान देना लाडलो कि जब हमारा देश प्राचीन काल से, यानी कि हमारे देश के इतिहास के पन्ने दोस्तों पाषाण काल से प्रारंभ होता है। कहां से होता है हमारे देश का इतिहास? अरे पाषाण काल से हमारे इस हिंदुस्तान का इतिहास प्रारंभ होता है और दोस्तों आज तक चला आ रहा है। ध्यान देना कि यानी कि पाषाण काल से लेकर के जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, या हमारा देश का संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950, तब तक हमारे देश को दोस्तों कई नामों से जाना गया है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा दोस्तों अलग अलग ग्रंथों में हमारे इस
भारत भूमि को दोस्तों कई नामों से जाना गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से नाम है जो हमारे इस हिंदुस्तान के लिए दोस्तों इतिहासकारों ने प्रयोग किया है। ध्यान देना दोस्तों, भारतवर्ष, पहला नाम आता है दोस्तों हमारे देश का जो नामकरण हुआ है, कौन सा है? भारतवर्ष। कौन सा है लाडलो? कौन सा है? भारत। अब बताने का प्रयास करना दोस्तों कि इस भारत को, इस हिंदुस्तान को, इस इंडिया को दोस्तों भारतवर्ष क्यों कहा जाता है, या कहां पर इसे दोस्तों भारतवर्ष कहा गया है, या हमारे देश का नाम दोस्तों भारतवर्ष क्यों पड़ा, क्या कारण था कि इस इंडिया को या इस भारत को दोस्तों भारतवर्ष कहा गया, बताने का प्रयास करना। देखिए लाडला, बहुत ही शानदार आपका टॉपिक है, बहुत मजे वाला टॉपिक है दोस्तों। एक बार थोड़ा कमेंट करके बताने का प्रयास करना कि भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है। देखिए, प्राचीन काल के जो भारत के कई ग्रंथ है दोस्तों, उनमें एक ग्रंथ था आपका, कौन सा? ध्यान देना, स्कंद पुराण। कौन सा है? स्कंद पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है लाडलो? 18 है। उन 18 पुराणों में एक पुराण था आपका, कौन सा? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हमें एक कहानी प्राप्त होती है दोस्तों। ध्यान देना कि इस स्कंद पुराण के अंतर्गत हमें भारतवर्ष नाम की कहानी प्राप्त होती है। और कौन सी कहानी प्राप्त होती है कि स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि हमारे देश के अंतर्गत एक ऋषभ देव नाम का राजा शासन करता था। कौन शासन कर रहा है? ऋषभ देव नाम का राजा शासन करता था हमारे इस भारत भूमि पर। इस ऋषभ देव नाम के राजा के दोस्तों एक पुत्र हुआ, क्या नाम का? अरे भारत या भरत नाम का। किस नाम का हुआ? भरत नाम का। भरत नाम का पुत्र ऋषभ देव के होने के कारण दोस्तों इस पूरे भारत को भारतवर्ष कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि ऋषभ देव का पुत्र भरत इस अखंड भारत पर उसने शासन किया था। कहा? उसने कहा शासन किया था? अरे इस अखंड भारत पर दोस्तों ऋषभ देव के पुत्र भरत ने शासन किया था। इसी कारण इस भारत को दोस्तों क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया। समझ में आया क्या? आया क्या दोस्तों? देखिए, ध्यान देना कि स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारत का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों कि राजा ऋषभ देव के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। पुत्र भारत के नाम पर भारत पड़ा। पड़ गया नामकरण हो गया भारतवर्ष। ध्यान देना दोस्तों, पुराण आपके 18 है। इन 18 पुराणों में एक आपका स्कंद पुराण है। और इस स्कंद पुराण में दोस्तों हमें उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में भारत भूमि पर ऋषभ देव नाम का एक महान
सम्राट हुआ था और उस सम्राट का पुत्र भरत था। कौन था लाडलो? भरत था। और यह भरत इतना बड़ा शासक या चक्रवर्ती सम्राट हुआ जिसने इस भारत भूमि पर दोस्तों क्या किया? शासन किया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले देखें। आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, एक भूभाग के रूप में भारत का सर्वप्रथम उल्लेख, ध्यान देना दोस्तों कि भारत का एक भूभाग के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम शताब्दी में, ध्यान देना दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईस्वी या ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल, कौन था दोस्तों? कलिंग का राजा खारवेल था। और खारवेल किस वंश का था दोस्तों? चेदी वंश का। किस वंश का था? चेदी वंश का। कौन? राजा खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का था। दोस्तों, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। समझ में आया कुछ? ये लाइन देखिए, ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहां पर प्राप्त होता है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल था जो आपका चेदी वंश का था। इसने दोस्तों एक हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया उदयगिरी की पहाड़ियों में, और दोस्तों वहां से पहली बार भारतवर्ष नाम का शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे, अब देखिए, भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, क्या अर्थ हुआ इसका लाडलो? भारत वर्ष अर्थात भारतों का देश। देखिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए, देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों वैदिक काल, कि वैदिक काल में भारत को किस नाम से बोला जाता था। देखिए, बताने का प्रयास करना दोस्तों कि वैदिक काल के अंतर्गत हमारे देश को किस नाम से जाना जाता था। ध्यान देना दोस्तों कि वैदिक काल में हमें नाम प्राप्त होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब वैदिक काल पढ़ाया था, कि वो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों राजा सुदास और उसके 10 अन्य विरोधी राजाओं के बीच में 10 राज्य युद्ध हुआ था। उसमें दोस्तों राजा जो सुदास आपका था वो भरत कबीले का था। किसका था? भरत कबीले का राजा था। उस भरत कबीले के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ध्यान देना, यहां मैं लिख रहा हूं, 3 बातें आएगी दोस्तों। पहले, वैदिक काल में भारत कबीले या जन के कारण भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा।
और उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात आती है आपके कि अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने पुरुवंश का राजा कौन? दुष्यंत। कौन है दोस्तों? दुष्यंत। और दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र भरत हुआ। कौन हुआ? भरत हुआ। कौन हुआ दोस्तों? भरत हुआ। तीसरी बात, रघुवंश के शासक कौन? दशरथ। कौन दोस्तों? दशरथ के पुत्र भारत के नाम पर भारत पड़ा। समझना दोस्तों अब इस चीज को। देखिए तीनों बातें निकलकर आपके सामने हैं दोस्तों। एक बार थोड़ा अंदाजा आप भी लगाइएगा कि इन तीनों के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? भारत पड़ा। देखिए समझना लाडलो, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों, हमेशा याद रहेगा। एक कहानी के रूप में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कि वैदिक काल में, ध्यान देना कि वैदिक काल में दोस्तों एक कबीला था। कौन? भारत कबीला या भरत जन था दोस्तों। इस भरत जन का राजा हुआ दोस्तों आपका कौन? सुदास। कौन था दोस्तों? सुदास। किसका? इस भरत जन का राजा सुदास हुआ। इस सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध। परुषणी नाम के नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में राजा सुदास को विजय प्राप्त हुई। इस भरत जन के कारण दोस्तों ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत कि हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। कई बार पूछा गया है कि वैदिक काल में कौन से जन या कबीले के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा? भारत जन या कबीले के नाम के कारण इस देश का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? भारत पड़ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। दूसरा देखिए दोस्तों कि आपके दूसरा बात आती है कि आपके गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दोस्तों महान कवि हुआ आपका कौन? कालिदास। कौन हुआ? कालिदास। कालिदास ने दोस्तों एक नाटक लिखा। कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में दोस्तों कालिदास ने एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी का वर्णन किया। इतने शानदार और जानदार प्रेम कहानी थी दोस्तों कि पुरुवंश या रघुवंश के महान सम्राट दुष्यंत और दोस्तों शकुंतला के कहानी। इन दोनों के प्यार के कारण दोस्तों एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम क्या था? भारत था। क्या था दोस्तों? भारत था। क्या था उस पुत्र का नाम? भारत था।
इस भरत के नाम के कारण इस भारत का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? अरे भारत पड़ गया। यहां तक कोई समस्या लाद लो है क्या? नहीं है। देखिए अगली बात आती है आपके तीसरे नंबर की कि रघुवंश का शासन हमारे देश में रहा। इसी रघुवंश के अंतर्गत दोस्तों भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इसी रघुवंश में एक महान सम्राट हुआ दोस्तों, महाराजा शासक दशरथ, जो भगवान श्री राम के पिता थे। दशरथ के दोस्तों 3 पत्नियां थे। इन तीनों पत्नियों में दोस्तों उसकी सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी थी। कौन थे? कैकेयी के कारण दोस्तों राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा और कैकेयी के पुत्र भरत को दोस्तों अयोध्या का साम्राज्य या हस्तिनापुर का साम्राज्य देना पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत कि हमारे देश का नाम रघुवंश के महान सम्राट दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर क्या हो गया? भारत हो गया। बोलो दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? आया ना? क्या बात, मजा आ गया दोस्तों आज तो। देखिए आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन ने देख लिया कि 4 तरीकों से हमारे देश में भारत हुए। क्या हुए? भारत। अभी अपन ने देखा स्कंद पुराण में भारत का सम्राट ऋषभदेव था, उसका पुत्र कौन था? भरत था। पहला भरत हो गया। दूसरा भरत वैदिक काल में कबीला हो गया। तीसरा भरत आपके अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास के द्वारा क्या बना दिया? भारत। इधर दोस्तों रघुवंश के महान सम्राट दशरथ का पुत्र क्या था? भारत। हो गया ना? 4 प्रकार से भारत से क्या हो गया? भारत हो गया। बताइए दोस्तों कोई समस्या नहीं है? आगे चले। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन आया है आपका। देखिए आप बताने का प्रयास करना कि हमें लिखित में पहली बार भारत शब्द का उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है, बताने का प्रयास करना। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि पहली बार भारत या भरत शब्द का पहली बार प्रयोग हमें कहां पर प्राप्त होता है, बताने का प्रयास करना। देखिए ऋग्वेद में पहली बार भारत शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। क्या होता है? भारत शब्द का उल्लेख पहली बार कहां प्राप्त हो रहा है? ऋग्वेद के अंतर्गत। कैसे? मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। वहां पर 10 राज्य युद्ध में एक तरफ राजा सुदास था, तो राजा सुदास किस कबीले का था? किस जन का था? भरत जन का था। बात आ गई ना कि कहां मिल रहा है भरत शब्द का उल्लेख पहली बार? ऋग्वेद। ध्यान रखना। उसके बाद सम्राट अशोक के अभिलेखों में
अभिलेखों में भारत का नाम क्या प्राप्त होता है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप प्राप्त होता है। किसके अभिलेखों में? सम्राट मौर्य वंश के महान शासक और सम्राट हुए आपके दोस्तों कौन? सम्राट अशोक। अशोक के अभिलेखों में दोस्तों हमें इस भूमि का, इस क्षेत्र का क्या नाम प्राप्त होता है? जम्बूद्वीप नाम प्राप्त होता है। अब जम्बू है क्या? ध्यान देना। देखिए द्वीप की परिभाषा बताना बेटा। दोस्तों द्वीप की परिभाषा बताने का प्रयास करना कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप उसे कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी हो उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता। लेकिन उसका क्षेत्रफल छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अब बात आती है जम्बू की, कि जम्बू किसे कहते? देखिए बताने का प्रयास करना। अरे जम्बो यानी जामुन क्या होता है? जम्बो नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया। जम्बूद्वीप कहा गया किसी भारत को। अब यह उल्लेख कहाँ मिल रहा है? सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में? ध्यान देना दोस्तों, यह उल्लेख प्रथम गौड़ शिलालेख में प्राप्त होता है। देखिए समझना दोस्तों। दे धड़ाधड़ क्लास चल रही है, बहुत आनंद के साथ मजा आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन आराम से बिल्कुल मत लो। ये जीवन ही टेंशन है अपने आप में, इतने घबराने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस जीवन में जो स्टूडेंट आपकी जो लाइफ है, इस लाइफ में दोस्तों हजारों समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नई चीजें हमारे लिए कोई ज्यादा समस्याग्रस्त नहीं है। पुरानी चीजें हमारे लिए समस्याग्रस्त हो सकती है, लेकिन नई चीजें हमारे लिए समस्याग्रस्त नहीं है। देखिए ध्यान देना दोस्तों कि ऋग्वेद में पहली बार भारत नाम जो शब्द है इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? अरे ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त हो रहा है लाडलो? ऋग्वेद के अंतर्गत पहली बार भारत शब्द का उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ? ऋग्वेद के अंतर्गत। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में दोस्तों जनता के कल्याण के लिए उसने जो योजनाएं चलाई, जो कार्य किए, उनके लिए दोस्तों उसने अभिलेख लिखवाए। उन अभिलेखों में दोस्तों इस हिंदुस्तान को क्या कहा गया? अरे जम्बूद्वीप कहा गया। क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। अब जम्बूद्वीप क्यों कहा गया इस हिंदुस्तान को? दोस्तों ध्यान देना कि जम्बू नामक वृक्ष की अधीनता के कारण इस देश को क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। जम्बू क्या है? अरे जामुन के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस भारत भूमि या इस हिंदुस्तान की भूमि को दोस्तों क्या कहा गया?
जम्बू द्वीप कहा गया। कोई समस्या नहीं है। देख, इस बात का हमें जो उल्लेख मिलता है सम्राट अशोक के अभिलेखों में दोस्तों, जम्बू द्वीप का उल्लेख कहाँ मिलता है? ध्यान देना कि प्रथम जो गौड़ शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? अरे प्रथम गौड़ जो शिलालेख है, उस शिलालेख में दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है? जम्बू द्वीप नाम हमें प्राप्त हो रहा है। अब बताइए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले दोस्तों, देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक नाम दोस्तों हमें भारत का क्या प्राप्त होता है? आर्यावर्त। क्या होता है लाडला? आर्यावर्त। एक नाम हमें हमारे इस देश का आर्यावर्त भी प्राप्त होता है। देखना कि जिस क्षेत्र में आर्यों का अधिकार व निवास स्थान वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। अब देखिए दोस्तों, देखना बहुत शानदार है दोस्तों, एक बार देखने का प्रयास करना कि आर्यावर्त हमारे देश को क्यों कहा जाता है। ध्यान देना, अरे दोस्तों कि वैदिक काल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? आर्य थे। कौन थे दोस्तों? आर्य थे। अरे इन आर्यों ने जहां जहां हमारी इस भूमि पर अधिकार किया, जहां जहां इन्होंने अपने निवास स्थान बनाए, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? आर्यावर्त कहा गया। समझ में आ गया कि वैदिक संस्कृति, वैदिक काल के स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? आर्य थे। इनको विदेशी बताया गया है। इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे देश में जिस क्षेत्र पर अधिकार किया गया, उस क्षेत्र को क्या कहा गया दोस्तों? आर्यावर्त कहा गया। देखिए अब आगे, ब्राह्मण ग्रंथों में इस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि। क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि। कौन से क्षेत्र को? इस वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि। दोस्तों ध्यान देना, गुप्त काल से पहले एक महान लेखक हुआ है आपका पतंजलि। कौन हुआ है? पतंजलि। पतंजलि ने अपने ग्रंथ कौन सा है? महाभाष्य। कौन सा है दोस्तों? महाभाष्य। महाभाष्य में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया है? आर्यावर्त कहा गया। किसने? पतंजलि ने। क्या कहा गया है?
आर्याव्रत। यहां तक कोई समस्या? देखिए, समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करना। लाडला बहुत आनंद के साथ में अपन इतिहास को देख रहे हैं, आपको लगेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, है ना? देखिए, समझिए दोस्तों, बहुत शानदार है। देखिए कि आर्याव्रत हमारे देश को प्राचीन काल में कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता है? अरे जिस क्षेत्र में आर्यों ने अधिकार किया, अपने निवास स्थान बनाए, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यव्रत कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में भी दोस्तों इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्म ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म ऋषि कहा गया। पतंजलि ने दोस्तों अपने ग्रंथ महाभाष्य में इस क्षेत्र को क्या कहा है? क्या कहा है? अरे लाडलो, आर्याव्रत कहा है। क्या कहा है? आर्याव्रत। किसने? पतंजलि ने। किस ग्रंथ में कहा? महाभाष्य में। नहीं है समस्या यहां तक? आगे चले, देख आगे अपन चलते हैं दोस्तों। क्या बात है? सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से दोस्तों अपन इस इतिहास को देख रहे हैं, और उसके अंदर भी दोस्तों भारत का नामकरण क्या देख रहे हैं? भारत का नामकरण। बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान देना दोस्तों, दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। अरे जब देशभक्ति की बात याद आती है, बात आती है, तो दोस्तों फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। आने देखिए, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। देखिए, ध्यान देना, ये आपका हिमालय पर्वतमाला, माला, और भारत की स्थिति यही है। देखिए, यहां से दोस्तों एक नदी निकलती है, आप जानते हो तो कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी का पूर्वी भाग ये है, और पश्चिमी भाग कौन सा है? इधर वाला, है ना? पूर्वी भाग ये, और इधर वाला पश्चिमी भाग। अब देखना कि दोस्तों सिंधु नदी के पूर्वी भाग को पारसियों ने मतलब ईरानियों ने, किसने? ईरानियों ने फारसी भाषा में, ईरानियों ने फारसी भाषा में क्या कहा? क्या कहा दोस्तों? फारसी भाषा में ईरानियों ने, बताने का प्रयास करना, फारसियों ने फारसी भाषा में क्या कहा? हिंदू शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अब देखना, समझना दोस्तों, ये आपकी सिंधु नदी, इधर देखना, इधर देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक है दोस्तों, शानदार है, लॉजिकल वाला है, समझने का प्रयास करना।
ये दोस्तों आपका हिमालय पर्वतमाला है। इस हिमालय पर्वतमाला के तिब्बती वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है दोस्तों, सिंधु नदी। यह अरब सागर में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। तो ईरानियों ने प्राचीन काल में ईरान देश को दोस्तों फारस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फारस भी कहा जाता। तो इन फारसियों ने दोस्तों सिंधु नदी के पूर्वी भाग, पूर्वी कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा हो गया दोस्तों? ये वाला चित्र क्या हो गया? पूर्वी हो गया। क्या हो गया? पूर्वी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पूर्वी हो गया। और इधर वाला पश्चिम होगा। क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये पूर्वी, ये पश्चिम, ये पूर्वी, तो ये पश्चिम। ध्यान देना दोस्तों कि प्राचीन काल के अंतर्गत फारसियों ने दोस्तों सिंधु नदी के पूर्वी भाग को, सिंधु नदी के दोस्तों पूर्वी भाग को क्या कहा? क्या कहा? हिंदू कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। किसने कहा? फारसियों ने। किस भाषा में कहा? फारसी भाषा में। किसको कहा? सिंधु नदी के पूर्वी भाग को क्या कहा? हिंदू कहा। समझ में आया? आया क्या? क्या बात। देखिए यहां तक मामला खत्म, समस्या नहीं है। आगे देखिए इसी के अंतर्गत दोस्तों अरबवासी। कौन से? अरबवासी। अरबवासी, अरबवासी इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को अल हिंद, क्या? अल हिंद, अल हिंद कहा। क्या कहा? अल हिंद कहा। किसने? अरबों ने। किसने कहा? अरबों ने कहा। क्या कहा? कि सिंधु नदी के पूर्वी भाग में जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया? अल हिंद नाम दिया। एक बार और समझना, मजा आएगा। देखिए देखना दोस्तों कि ये भारत है। भारत की स्थिति मैंने ऐसे बनाया, ये आपका हिमालय पर्वतमाला है। यहां से एक नदी निकल रही है सिंधु। कहां जा रही है? अरब सागर। कहां जा रही है? अरब सागर। ध्यान देना दोस्तों कि सिंधु नदी के पूर्वी भाग, ये वाला पूर्वी भाग, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? पूर्वी। इस पूर्वी भाग को दोस्तों पारसियों ने, यानी कि ईरान देश के निवासियों ने अपने भाषा फारसी में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में क्या कहा? अरे हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। और दोस्तों अरब वासियों ने इस क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? इस क्षेत्र को या सिंधु नदी के पूर्वी भाग को क्या कहा? अल हिंद कहा। क्या कहा दोस्तों? अल हिंद कहा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया ना? चले आगे देखें। आगे चलते हैं दोस्तों अपन इसी के अंतर्गत। देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, हिमालय पर्वत माला। देखिए ये वही आपकी नदी, ये अरब सागर, और ये आपकी दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। देखिए ध्यान देना, तुर्की, मध्य एशिया में भी एक देश है। कौन सा? तुर्की। तुर्की लोगों ने इस क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदुस्तान कहा। और यहाँ की भाषा को हिंदवी कहा।
क्या कहा? हिंदवी कहा। किसने? तुर्की के लोगों ने दोस्तों इस सिंधु नदी के पूर्वी भाग को या पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा दोस्तों? ध्यान देना, क्या कहा? अरे हिंदुस्तान कहा। और यहाँ की भाषा को क्या कहा? अरे लाडला, यहाँ की भाषा को हिंदवी कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। कह दिया किसने? तुर्की लोगों ने। देखिए यहां तक कोई समस्या है क्या लाडलो? नहीं है। देखिए आगे अपन चलते हैं। हिमालय पर्वत देखना, अरब सागर और सिंधु नदी देखना। इसको क्या कहा? अभी हिंदुस्तान। क्या कहा? हिंदुस्तान। देखना दोस्तों, देखिएगा हिंदू शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? देखना कि हिंदू शब्द कहां से आया, क्या कारण रहा। देखिए दोस्तों, उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई। कहां से हुई? सिंधु नदी के नाम से क्या हुआ दोस्तों? हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हो गई उत्पत्ति। देखिए फारसवासी या अपन बात करें वर्तमान में ईरान के लोग। कौन से दोस्तों? वर्तमान में ईरान के लोग। ध्यान देना दोस्तों, सै का, किसका? सै का उच्चारण, सै का उच्चारण है के रूप में करते थे। के रूप में करते थे। क्या करते थे? सै का उच्चारण किस रूप में करते थे? है के रूप में करते थे। कौन? फारसी। इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। देखिए देखना दोस्तों, इधर सभी एक बार अपन दोबारा समझते हैं इस चीज को, इस स्थिति को। देखिए कि भारत के जो हिंदू शब्द आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सिंधु नदी के कारण दोस्तों यह आपका हिंदू शब्द आया है, या इसकी उत्पत्ति हुई है, या इस शब्द की स्थापना हुई है। किसके कारण? सिंधु नदी के कारण। ध्यान देना दोस्तों, प्राचीन काल में ईरान को फारस कहा जाता था। फारस के लोगों के द्वारा दोस्तों सै का उच्चारण किस रूप में करते थे? है के रूप में किया जाता था। किस रूप में किया जाता था? है के रूप में किया जाता था। इसीलिए दोस्तों उन्होंने सिंधु को क्या कहा? अरे हिंदू कहा। क्या कहा लाडला? हिंदू कहा। किसको? सिंधु को हिंदू कहा। इसी कारण हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। समस्या दोस्तों यहां तक कुछ है क्या? नहीं। आगे चलिए देखते हैं।
आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिला? 262 ईस्वी में उत्कीर्ण सासानिय के शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम लेख में मिलता है। मिल गया। ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछा। हमारे देश में हिंदुस्तान नाम शब्द का प्रयोग मध्यकाल में शुरू होता है। ध्यान देना दोस्तों कि जब मध्यकाल के अंतर्गत हमारे देश के अंतर्गत हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पर हो रहा है? ध्यान देना, कहां हो रहा है? अरे ईरान के अंतर्गत दोस्तों, सासानिय के शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम लेख में दोस्तों हमें हिंदुस्तान नाम शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। आया कुछ? आया क्या? देखिए आगे देखिए दोस्तों, यह जो लेख लिखा गया कौन सी भाषा में है? ईरानी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। दोनों भाषा में। कौन सा? नक्श ए रुस्तम नामक लेख, जिसमें हिंदुस्तान नाम शब्द का उल्लेख में प्राप्त होता है, वो दोस्तों आपके ईरान और यूनानी भाषा में लिखा हुआ। आगे देखिए दोस्तों, आगे यूनानियों ने इस देश को क्या कहा? इस देश को दोस्तों इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। किसने? यूनानियों ने। यूनान देश है जहां का महान सम्राट सिकंदर हुआ है आपका, तो उन्होंने क्या कहा दोस्तों? इंडिया कहा। कब कहा? अरे 4थे शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम हेरोडोटस, इतिहास का पिता है भाई, हेरोडोटस ने कहा। क्या कहा? इंडिया। मजे वाली बात आई ना? कुछ है दम? देखिए, समझने का प्रयास करना लाडलो। इधर एक बार देखिएगा बोर्ड की तरफ, बहुत आनंद आएगा इस क्लास के अंतर्गत। आपकी आज ये क्लास इतने लंबी और मैराथन है दोस्तों कि बहुत शानदार मजा आपको इस क्लास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कि हिंदुस्तान नाम का सबसे प्राचीनतम प्रयोग दोस्तों 262 ईस्वी में
उत्कीर्ण सासानिय के शासक है शापूर प्रथम। कौन है? शापूर प्रथम। शापूर प्रथम ने दोस्तों नक्श-ए-रुस्तम नाम का अभिलेख लिखवाया। नक्श-ए-रुस्तम नाम का अभिलेख लिखवाया और इस अभिलेख में दोस्तों पहली बार हिंदुस्तान नाम का हमें प्रयोग प्राप्त होता है। क्या हो रहा है दोस्तों कि हिंदुस्तान नाम का प्रयोग पहली बार कहां प्राप्त हो रहा है? अरे ईरान के शासक शापूर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम लेख में हमें पहली बार दोस्तों हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। हो गया। और भारत में इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब हुआ? मध्यकाल। कब हुआ दोस्तों? मध्यकाल। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। देखिए आपका यह लेख दोस्तों ईरान और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। कौन सा? नक्श-ए-रुस्तम नामक जो अभिलेख है ईरान और यूनानी दोनों भाषाओं में दोस्तों आपका यह अभिलेख हमें प्राप्त होता है। कौन सा? आपका ईरान और यूनानी भाषा में नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख लिखा हुआ है। ध्यान देना दोस्तों। अरे भाई अब बात आती है आगे कि यूनानियों ने दोस्तों हमारे इस इंडिया को, हमारे इस भारत को, हमारे इस हिंदुस्तान को क्या नाम दिया? अरे इंडिया कहा। क्या कहा दोस्तों? इंडिया कहा। कब कहा? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार इतिहास के पिता हेरोडोटस ने दोस्तों भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। किसने कहा? हेरोडोटस ने पहली बार क्या कहा दोस्तों? क्या कहा? इंडिया कहा। तो यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है। देखिए चलिए आगे, चलिए क्या आगे देखिए तो चलते हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं। देखिए वही आपकी स्थिति हिमालय पर्वत और यहां पर आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये कौन सा है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। देखिए देखिएगा दोस्तों कि यूनानी और रोमवासी, यूनानी और रोमवासी दोस्तों सिंधु नदी को इंडस, सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। क्या कहा दोस्तों? इंडस कहा और इसके पूर्वी भाग को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। किस भाग को? पूर्वी भाग को क्या कहा दोस्तों? इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानी और रोम वासियों। ध्यान देना, भारतवर्ष, भारत को दोस्तों भारतवर्ष और आर्या व्रत, जम्बो द्वीप,
हिंदुस्तान, इंडिया, कई नामों से जाना जाता है। कई नामों से जाना जाता है किसे? भारत को। एक बार देखिए, समझते हैं लाडला। देखिए कि यूनानी और रोमवासी जो थे दोस्तों आपके, वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस कहते थे। और इसके पूर्वी भाग को क्या कहा इन्होंने? इंडिया कहा। क्या कहा दोस्तों? अरे इन्होंने क्या कहा? इसके पूर्वी भाग को इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानी और रोमवासियों ने क्या कहा? इंडिया कहा। कह दिया। देखिए, इसी कारण दोस्तों भारत को कई नामों से जाना जाता है। भारत, भारतवर्ष और दोस्तों आपका आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया आदि कई नामों से दोस्तों इस हिंदुस्तान को जाना जाता है ना। देखिए आगे देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में क्या कहा गया है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया, देखिए इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। हो गई बात। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हजारों एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन आया है दोस्तों। देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया। और किसी भी नाम का वर्णन संविधान में हमें प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं हो रहा है? और किसी भी नाम का प्रयोग हमें दोस्तों इसमें प्राप्त नहीं होता है। देखिए आगे देखिए कि इसे इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया कहा जाता है। किन नामों से कहा जाता है? कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। तो दोस्तों आज आपकी क्लास बहुत लंबी हो गई और सभी को नमस्कार, मिलते हैं कल।